हमारे साथ आज मौजूद है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके तो नाम में ही मनोहर है, लेकिन जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने खट्टर साहब, और मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है आप मुख्यमंत्री हैं, आप लगातार मीटिंगें करते रहते हैं, मैं सीधा सवालों पे आ रहा हूँ। तो जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने, राजनीति में आए, तो लोगों ने कहा, जो पॉलिटिशियन थे, जो जुड़े थे, वो जानते थे आप कौन है, लेकिन जो कई लोग थे जिनको हरियाणा की राजनीति के बारे में या जो लोग एक्टिव हैं उनके बारे में नहीं पता, वो कहते थे कौन है मनोहर लाल खट्टर भाई, किसको नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो तब से लेके और आज तक की राह, अब आप एक बार के नहीं, अब आप मल्टीपल टाइम मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा की राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो हाउ डज इट फील खट्टर साहब? देखिए, आपके इस प्रश्न को उत्तर देने से पहले थोड़ा मुझे एक आनंद हो रहा है इस बात का। आपने मुझे कहा कि आपका नाम मनोहर है, आपके नाम में मनोहर है, लेकिन मनोहर में से निकाल रहे हैं। उसी नहीं समय मुझे एकदम वो बात स्ट्राइक कर गई जब पहली बार आपसे मैं मिला था और मुझे बताया गया कि ऐश्वर्या मिलने आएंगे। मैंने कहा ऐश्वर्या क्या प्रश्न पूछेगी, ऐश्वर्या क्या प्रश्न पूछेगी, तो नाम में बहुत कुछ होता है, नाम में बहुत कुछ होता है। लेकिन राजनीति में मनोहर लाल जी, खट्टर साहब, राजनीति में और हरियाणा की राजनीति कहा जाता है इतनी श्रूड राजनीति, इतने दिग्गज 2 या 3 परिवार थे, सिर्फ उन्हीं की राजनीति चलती थी, वो जो कहते थे वो होता था। उसके बीच में अपनी जगह बनाना और ऐसी जगह बनाना कि विपक्ष तो विपक्ष, अपनी पार्टी में भी आपको कई लोगों ने, कई बार आप चाहे ओपनली ना बोलें, आज भी बहुत मतलब ऑपोजिशन हुआ, तो तब से लेके आज तक क्या फर्क देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के हरियाणा के अंदर मैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से 1980 में काम शुरू किया था। 80 से लेकर के लगातार 2012-13 तक मैंने जो देखा, जो आपका पहला प्रश्न था कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए, बाकी लोग भी सोचते थे, सब करते थे, फिर आपने कहा क्या इस प्रकार की राजनीति चलती थी, आपने एक स्थान बनाया। तो सही मायने में तो देखा जाए तो राजनीति क्या है, राजनीति का मायना क्या है, जब तक इसको ठीक से समझेंगे नहीं और समझ करके जनहित में क्या है उस ओर चलेंगे नहीं, तब तक ये चीजें करना संभव नहीं है। राजनीति का अर्थ क्या होता था? राजनीति करना माने अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, अपने आसपास के लोगों के लिए करना। हमने उसको कभी भी जगह नहीं दी। आप कह रहे हैं कि आपने ये किया है। लोग कहते हैं कि भाई मतलब ऐसे बोलने वाले तो हैं, लेकिन करना किया है आपने? मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप कह रहे हैं कि अब हरियाणा में 3-4-5 परिवारों के लिए काम नहीं हो रहा? सिंपल उदाहरण देता हूँ, प्लीज दीजिए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मेरे परिवार के आखिर जो सोकल्ड परिवार जिसको कहते हैं, कोई भाई हैं, बहनें हैं, उनके परिवार हैं, माता पिता, सब परिवार यही होता है, यहीं तक सीमित रखते हैं। पहली बात तो मैंने इसकी परिभाषा को बदला हुआ है। मैंने परिभाषा बदला कि मेरा परिवार हरियाणा की 2,80,00,000 जनता, ये मेरा परिवार है, और जो परिवार की चिंता वो लोग करते हैं, उस परिवार का कोई सदस्य आज की डेट में मेरा जो परिसर है घर का, उस घर के परिसर में आ नहीं सकता है। अगर उसको आप कह रहे हैं कि आपके परिवार वाले आपके जो आपका जो मतलब ऑफिशियल रेजिडेंस है उसमें नहीं आ सकते। जनता जहां मैं मिलता हूं, मेरे कैंप ऑफिस में, वहीं आते हैं, वहीं मिलते हैं, उसी लाइन में मिलते हैं। आप सचमुच हरियाणा जैसे राज्य में, जहां पे लैंड, देखिए दिल्ली से जुड़ा हुआ है, लैंड के प्राइसेस बड़ी चीज है, माइनिंग होती है, नारनौल जैसा एरिया है, तो क्या आप सचमुच करप्शन को कंट्रोल कर पाए हैं खट्टर साहब, या सिर्फ दिखाने के लिए 4-5 जो बड़े चीजें होती थी उनको आपने कंट्रोल कर लिया है और ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि करप्शन हैज बीन कंट्रोल? या सचमुच मनोहर लाल खट्टर ने, मनोहर तरीके से नहीं, फ्रॉम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यू कंट्रोल करप्शन? सर देखिए, करप्शन एक इतना बड़ा कैंसर है, इतना बड़ा एक फिनोमेना है, सारी दुनिया इससे चिंतित है, जैसे G20 की मैंने बात कही, लेकिन इसको ठीक करने के लिए कोई ओवरनाइट ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है। इसके लिए हमको एक दिशा लेनी पड़ेगी कि करप्शन होती क्यों है, उस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, उस तरीके, उसमें लॉ अबाइडिंग सिटीजन के लिए तो लॉ की बात हो सकती है, लेकिन बहुत सिटीजन ऐसे होते हैं जो कानून की चिंता नहीं करते, फिर करप्शन करते रहते हैं। पर क्या ये बात आप अपने विधायकों को समझा पाए, आप अपने सांसदों को समझा पाए? समझाने की बजाय वो सहज अपने आप समझ रहे हैं। जो लोग ये कहा करते थे, तो आप मतलब इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं खट्टर साहब कि इनको समझा नहीं सकता, ये अपने आप समझेंगे? नहीं, समझा सकने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन क्या होता है, एक वातावरण का असर होता है। देश में 56 साल तक कांग्रेस ने जो कुछ खड़ा किया और ये माना गया कि शायद ये करप्शन ऐसी चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि एक धारणा बन गई थी। धारणा क्या बन गई थी? पॉलिटिकल नेता वो करप्शन करेगा, वो झूठ बोलेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। आपको एक बात बताता हूँ जी, प्लीज। मोदी जी को आप जैसे किसी एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जब आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपका,
पता है मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा वैसे तो बहुत से विषय हैं जो ठीक करने हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई मानता हूं तो जो मेरी बिरादरी है, यानी नेताओं की बिरादरी, इनकी छवि को ठीक करना ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं, छवि जब ठीक होगी ना, जब नेता ठीक होंगे। नहीं वही हाँ। वही तो ठीक करने की छवि। मैं आपका इंडिकेशन समझ रहा हूँ। हाँ। और काफी सारे डिसीजंस लिए भी गए, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पे होता है, क्योंकि आपको भी सरकार बनाने के लिए इस बार आपको मतलब अलायंस करना पड़ा। अभी आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, अभी आप बात कर रहे थे कि देखो एक परिवार के लिए होता था, मैं तो अपने परिवार को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में भी नहीं आ पाता। आपकी जेजेपी के साथ अलायंस, देखिए एक फैमिली, देखिए चौटाला, वो आपस में भिड़ गए। हमें वातावरण को ठीक करना होता है। जब वातावरण ठीक हो जाए तो सब लोग साथ मिलकर के चलने के लिए तैयार रहते हैं। देश भर में कभी जनसंघ का जब शासन था, कभी हमारा इतना फैलाव नहीं हुआ था। कांग्रेस के हाथ में राज था, यानी राज माने कांग्रेस, कांग्रेस माने राज, सिनोनिमस होते थे। जैसे कहते ना, पेस्ट माने कोलगेट, कोलगेट माने पेस्ट, पेस्ट माने कोलगेट, दीज टू वर सिनोनिमस। ये पता नहीं है कि कोलगेट इज द नेम ऑफ द पेस्ट। ऐसे ही कांग्रेस कांग्रेस इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन लोग क्या कहते थे, शासन माने कांग्रेस, कांग्रेस दूसरा कुछ आ सकता है, ये कभी भरोसा नहीं था। लेकिन जब चेंज आना शुरू हुआ, डेमोक्रेटिक सेटअप ठीक से देश में बना, तो आज पता लगा लोगों को कि नहीं, जो ठीक करेगा वो राज करेगा, जो ठीक नहीं करेगा उसको बाहर फेंक देंगे। कांग्रेस को बाहर फेंक दिया, कितनी छोटी छोटी पार्टियां सबको बाहर फेंक दिया। कहीं जो मजबूरी होती है तो उसमें क्या प्राथमिकताएं होती हैं। भाई हमारी प्राथमिकता पहले भी ये रही है, आज भी है कि कांग्रेस को दूर रखना, क्योंकि कांग्रेस ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। जब कांग्रेस को दूर रखना है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो नॉन कांग्रेस पार्टी जो हमारे नजदीक होगी उसके साथ मिलकर चलेंगे। चौटाला पर उस नजदीकियों के चक्कर में क्या हुआ, खट्टर साहब बात करते हैं, लेकिन पहले आप अगर स्थान ग्रहण करें, बैठें, क्योंकि मेरा ये सवाल था कि कांग्रेस को हटाने के चक्कर में, कांग्रेस को हरियाणा से ताकत से दूर रखने के चक्कर में कहीं मनोहर लाल खट्टर जी ने कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं उस किया। इशू पे बिल्कुल नहीं किया। पिछले 7-8 मिनट से 10 मिनट से आप पुरजोर यही कह रहे हैं कि मतलब ऐश्वर्या करप्शन से जीरो टॉलरेंस। तो कहीं आपने सरकार बनाने के चक्कर में इस बार आपने अपनी कुर्सी के लिए, या फिर बीजेपी ने अपनी कुर्सी के लिए, क्योंकि आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आपके जो करीबी हैं वो तो हर बार कह देते हैं भाई हमारा क्या है, झोला उतारा है और फिर हम चल देंगे। नहीं, देखिए अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं हटेंगे दूर। हमारे कंधे पर झोला हो ना हो, हम 2 कपड़े में हो, हम 3 कपड़े में हो, जिम्मेवारी हमारी, मतलब ये था जिम्मेवारी पहली। आपके बारे में ये नहीं कहा जाता कि आपको कुर्सी से प्रेम है। जिम्मेवारी हमारी पहली, जो जिम्मेवारी मिली है, चाहे वो जनता ने दी है, चाहे हमारी पार्टी ने दी है, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। कांग्रेस, क्योंकि करप्शन का एक दूसरा नाम है, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, उसको दूर रखने के लिए हमें, मान लो जब डेमोक्रेटिक में देखो 51 जो है दैट इज 100, 49 माने 0, जब हमें 51% पर पहुंचने के लिए आवश्यकता रहेगी तो समझौता करना पड़ेगा। पिछले चुनाव में 2019 में जी हमें जनता ने वोट ज्यादा दिया, हम वी रीच फ्रॉम 34% टू 37%। जी बिल्कुल, लेकिन सीटें 7 कम हो गई, 47 से 40 आ गई। मेजोरिटी के लिए 46 चाहिए, 45 चाहिए। तब हमें कांग्रेस को छोड़कर के बाकी जो दल हैं इंडिपेंडेंट, उनको साथ लेने का एक विकल्प यही बचा था। आपने हिस्ट्री शीटर्स की बात की, आप पानी पीना चाहेंगे? क्योंकि लेट्स नाउ एड्रेस द डायनासोर इन द रूम, यानी जो सबसे वो कहा जाता है आपने हिस्ट्री शीटर्स, बाबा राम रहीम, है ना, लोग अभी भी उनको बाबा कहते हैं, मैं नहीं कहता। वो चार्ज शीटेड है, मतलब चार्ज शीटेड नहीं, वो बाबा राम रहीम, हाँ बाबा राम रहीम। लोग कहते हैं ना, मतलब आरोप है, आरोप नहीं, सिद्ध हो गया आरोप। उसके बाद भी आपकी सरकार कोर्ट में जाके कहती है कि वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार कहती है कि वो कोई सीरियल ऑफेंडर नहीं है, वो कोई सीरियल किलर नहीं। और आपके विधायक, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपने कहा कि आप सुधार रहे हो, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कांग्रेस के विधायक क्यों जाते हैं उनके पास, कांग्रेस के काउंसलर क्यों जाते हैं, कांग्रेस के नेता क्यों जाते हैं, जेजेपी के नेता क्यों जाते हैं। मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि बीजेपी के क्यों जाते हैं आपके होते हुए, जब उनके पास आप हैं, जब आप ये भी आपके पास इतना समय है कि आप उन्हें ये तक समझाने को तैयार हैं कि ज्यादा पैसा आए तो बर्बाद ना करो। दो अलग अलग क्या सा वो क्या है, दो अलग अलग विषय हैं। बाबा के पास जाते मैं क्या करूं, जहां तक किसी बाबा के पास जाने की बात हो, कोई नेता जाए, कोई सामान्य जन जाए, कोई दूसरा जाए, तीसरा जाए, किसी की व्यक्तिगत आस्था, इसके अंदर इंटरफेयर करने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत मुख्यमंत्री के तौर पे पूछ रहा हूं। नहीं, मुख्यमंत्री नाते वो उनका काम नहीं है, तो सरकार का। फिर कैसे कहे? मैं क्या करूं, वो कोई सरकारी काम के कारण से वहां जाते, ऐसा नहीं है। अगर कोई सरकार के काम के कारण से उनसे कोई लाभ उठाने जाते हो
तब तो मैं कहूँ कि भैया सरकार के वोट काम के लिए खट्टर उसमें साहब, ये आप भी व्यक्तिगत आस्था, जानते हैं। नहीं नहीं, देखिए व्यक्तिगत आस्था कोई किसी की है, कहीं भी है, बिल्कुल है, ठीक है। बहुत लोग मेरी ऐसे, मेरी कुछ हो सकती है, हाँ, आपकी कुछ हो सकती है। वो किसी अच्छे आदमी, दिखने वाला अच्छा आदमी उसके प्रति भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दिखने वाला खराब है उसकी भी हो सकती है। और ये समाज में चल रहा है, बहुत चल रहा है, कोई अकेले ये राम रहीम के एक विषय में नहीं ऐसा है, नहीं है। सैकड़ों हैं जिनके ऊपर अलग-अलग लोग इल्जाम तो ऐसे ऐसे अंधविश्वासी भी हैं, बिल्कुल है, खट्टर साहब। राजनीति में आते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, फिर भी राजनीति में और काम कर रहे राजनेता हैं, बैठते हैं उनके सामने, उनका कई है। ऐसे हैं। तो इसलिए ये सब व्यक्तिगत लेकिन विषय है। कोर्ट से सजा मिली हुई व्यक्ति को मैं कहता हूँ ये जेल के प्रक्रिया से मिलती है। वो एक अलग आपसे विषय कई बार है। सवाल पूछा गया, आपने कहा देखो हमारी सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है, पेरोल दिया जाता है। लेकिन फिर आपकी सरकार कोर्ट में ये कैसे कह सकती है? देखिए कोर्ट में जो विषय आया था कि ये कैदी जो है, ये शब्द कौन सा प्रयोग किया था, ये क्रिमिनल हार्ड क्रिमिनल है कि नहीं है। हार्ड क्रिमिनल की वहाँ एक परिभाषा दी हुई है। रेपिस्ट हार्ड क्रिमिनल नहीं होता? मुझे नहीं मालूम है कि क्या परिभाषा मैं है, आपसे कानून पूछ रहा हूं, नहीं, पहले बातें छोड़ मैं देते उस हैं, एक कानून मिनट की के। मैं उस कानून की उस चीज की व्याख्या में ना मैं गया ना मुझे जाना है। ये कानून का काम, कोर्ट का काम है, वकीलों का काम है। कोर्ट और वकीलों ने बहस कर ली खूब, निर्णय देने वाला कोर्ट है, वकील नहीं है। वकील ने कोई बहस अगर की है तो किसी किताब में से देख के की होगी। हार्ड क्रिमिनल कौन होता है ये वकील जाने और कोर्ट जाने। खट्टर साहब, ये जब तो कोर्ट आप ने ये भी- निर्णय दे दिया, नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ, कोर्ट ने अगर ये निर्णय दे दिया कि हाँ ये बेल का अधिकारी है, तो है, मैं बेल पे बात ही नहीं कर रहा, नहीं मुझे तो उसी मैं विषय लीगल पता। प्रोसेस पे मैं बात। चर्चा वही थी कि इसको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। खट्टर साहब, हार्ड वकील तो क्रिमिनल चाहे तो सूरज को भी अभी ये इनके पास कोई ना कोई किताब से निकाल देंगे कि सूरज नहीं, अभी रात है, और आप पर आप मान लेंगे क्या? ये विषय तो मैंने एक बार काउंसिल की मीटिंग में कहा था जी, कि देखिए अगर किसी को कहा जाए वो आदमी कैसा है, हाँ। तो एक तो आदमी कैसा व्याख्या हो जाती है। तो आप ये खुद कह रहे हैं। ये वकील का पेशा है, ये उसको एंगेज इसलिए किया जाता है कि भाई मैं मर्डर कराया हूं, मुझे बचा लो, कैसे बचा पर सकते हो। मैं उस मैं मनोहर लाल तो खट्टर वकीलों से- के बीच में कहता हूँ, जिन्होंने- हालांकि मैंने वकालत की हुई है। आप खुद वकील? हाँ मैं वकील हूँ, आप लेकिन खुद वकील वकील हैं? का प्रोफेशन ही ये है कि जज के सामने अपने झूठ को भी कैसे सच साबित करो, वो अच्छा वकील माना जाएगा। और ये यहाँ नहीं है, ये कहीं भी उठा के देख लो। आप खुद एक वकील है खट्टर साहब। मैं दोबारा मैं कहता हूँ उसके मैं दो आपका अलग पर्सनल व्यक्तिगत व्यू जीवन- जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत जीवन अलग है, एक वकील की जो प्रोफेशनल काम है वो एक अलग है। मैं आपका पर्सनल व्यू जानना चाहता हूं। आपने कहा मुख्यमंत्री के तौर पे मैंने उस पर इंटरफेयर नहीं किया, जो लीगल प्रोसेस है वो हो रहा है। मैं आपका पर्सनल व्यू जानना चाहता हूं। रेप के चार्ज में एक्यूज्ड अंदर जेल में सीबीआई कोर्ट द्वारा, मनोहर लाल खट्टर का पर्सनल व्यू क्या है? क्लैरिटी आनी चाहिए खट्टर साहब। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं तब तक मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, मैं क्लियर हूं। आपने फिर बाइलेन ले ली। कमाल है, मेरा जो सत्य है करप्शन वो पे तो सत्य है। आप क्लियर थे। जो नहीं करप्शन वो पे भी आपने वो बोला भी- ऐश्वर्या वो भी- कोई मतलब वो नहीं, भी कोई हो, मुख्यमंत्री का ही- बर्दाश्त नहीं करूंगा। करप्शन पर भी मुख्यमंत्री का ही जो विचार है वो ही है मेरा। वो तो आपका पर्सनल भी होना चाहिए। नहीं पर्सनल क्या, जब मुख्यमंत्री का पर्सनल एक ही होता है आपका- तो आज मैं मुख्यमंत्री हूँ। जिस दिन मुझे अगर चेंज करने का कोई अवसर आएगा तो मुख्यमंत्री नहीं होगा तो चेंज करने की बात आएगी, करूंगा। नहीं करने की बात तो हो सकता है वो भी वही हो। सेम है कि नहीं है ये तो हमारी चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा जब ये आप है कि देखते हैं- एज मुख्यमंत्री मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा मेरा और दायित्व जब आप है। देखते हैं अपने राज्य में इस तरीके की चीजें होती हुई, जनता, इसी जनता के पास आप जाते हैं वोट मांगने, सारे नेता इसी जनता के पास वोट जाते हैं। जनता जनार्दन, जनता कहा जाता है, जनता इज सुप्रीम, पीपल आर सुप्रीम। पर जब आप देखते हैं, क्योंकि अभी मैं टेक्नोलॉजी पे आता हूं कि मतलब हरियाणा को बहुत ये कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, टेक्नोलॉजी में आ रहा हूँ, लेकिन जब आप अपनी ही जनता को देखते हैं ऐसे लोगों के पास जाते हुए, ऐसे लोगों की तरफ जाते हुए जो कि लॉ ने, उसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने बेल दी है, उसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है, और बहुत ही जघन्य अपराध के लिए खट्टर साहब, मैं कह रहा हूँ बहुत ही ना, जघन्य अपराध के लिए। जो अपराध है उसकी सजा मिली हुई है, और शायद 10 साल नहीं 20 साल की मिली हुई है। जी, लेकिन जो कैदी होता है पैरोल निरपराधी को नहीं मिलता। मैं पेरोल की बात ही नहीं कर रहा ये खट्टर तो और क्या विषय है, विषय तो वही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जब आप देखते हैं अपनी जनता को, अपने ही प्रदेश की जनता को ऐसे लोगों पे भरोसा करते हुए, तो आपको कैसा फील आता है? आई एम टॉकिंग मॉरली ऑल्सो। मैं हर चीज राजनीति के तौर पे नहीं कर रहा। देखिए, आप कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, ये आपने खुद माना। आप अपनी जिंदगी के एक मेजॉरिटी ऑफ द पीरियड में आपने सोशल वर्क किया है। आप जनता के बीच में रहते थे, आप जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे, जो भी आपका प्रणाली होती हो। आप जब उसे मॉरली देखते हैं कि इसी प्रदेश की जनता के लिए मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, हर शनिवार शाम को आप 5 बजे लोगों से 20-20, 25-25 हज़ार लोगों से बात करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि ऐसी यही जनता, यही लोग ऐसे लोगों के पीछे जाती है जो कि कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया हुआ है। मैंने पहले बताया, व्यक्तिगत आस्था जिसकी होती है उसमें मेरा कोई राइट नहीं है किसी को व्यक्तिगत आस्था में रोकूं। मैं आगे बात सुनिए, रोकूं। जी बताइए। हाँ, कोई व्यक्ति कहीं जाता है, जाने के बाद वहां से कुछ उसको शिक्षा मिलती है, वहां से कुछ लेके आता है, वहां से उसकी कोई भूख मिटती है, और परिणाम स्वरूप यदि कोई वो व्यक्ति अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड आके बाहर काम करता है, उसके कारण से
वहाँ मैं उसको चेक करूँगा। अगर कोई व्यक्ति वहाँ जा कर के ये सीखता है कि आप अपने मोहल्ले की सफाई करो, आप अपने शहर की सफाई करो, और वो आके सफाई में लग जाता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वहाँ से कुछ सीख के आता है, कोई क्राइम करने की कला सीख के आता है और आगे क्राइम करता है, एक दिन में नहीं छोड़ेंगे। कौन व्यक्ति क्या करता है, मेरा काम उतना है। कौन व्यक्ति वहाँ क्या सीख के आता है, हाँ, सीखने की जो कोई स्थान होता है, वहाँ अगर गलत गतिविधि है उसको चेक करेगी सरकार। अगर उस गतिविधि में कोई इमोरल काम कहीं आज हो रहा है, उसको हम चेक करेंगे, हमें उसको कोई लेना देना नहीं। ठीक। एक चीज आपके नेबरिंग स्टेट में हो रही है, एक व्यक्ति अचानक विदेश से आता है, उसका नाम है अमृतपाल सिंह। उसका असर कहीं ना कहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही है, फिर मेरे को टेक्नोलॉजीज में वापस आना पड़ेगा, उसका असर आपके स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पर भी पड़ने लगा है धीरे धीरे। ठीक है। हमने देखा, मैं शहर का नाम भूल रहा हूँ, वहां गुरुद्वारे में तरन तलवारें चल गई। वहां पे आप इस पूरी प्रकरण को कैसे देख रहे हैं खट्टर साहब? क्योंकि पंजाब की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। पंजाब में लॉलेसनेस इस कदर हो गई है कि पुलिस स्टेशन में उसके आदमी अमृतपाल को छुड़ाने के लिए अमृतपाल के आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर और पुलिस स्टेशन से बाहर। और इसका जो ट्रिकलिंग इफेक्ट है, जिसे रिवर्बरेटिंग असर कहते हैं, वो असर हरियाणा पे भी पड़ने लगा है धीरे धीरे। देखिए, बहुत ही ये सीरियस बात है, भयंकर एक चिंताजनक बात है ये, कि पड़ोस के प्रदेश में जिस प्रकार की गतिविधियां आज से 30 साल पहले, बल्कि 35 साल पहले 80s में जो शुरू हुई थी, उसका कहीं ना कहीं देखने को आज भी असर मिल रहा है। बहुत ही चिंताजनक बात है, और खासकर जब पड़ोस के प्रदेश में हो तो हमारी चिंता है। उसके थोड़ी थोड़ी ऑफशूट्स कहीं कहीं हमें सुनने को देखने को मिलती हैं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर हरियाणा के किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हरियाणा किसी व्हीकल का नाम आ जाता है। कई जगह है, कई जगह एक आध जगह तो वहाँ के जो हथियार मिले हैं वो हरियाणा की धरती पर मिले हैं। एब्सोल्युटली। हमने पुलिस को सारी जानकारी हमारी हैं, और हमने पूरी छूट दे रखी है कि इस प्रकार के व्यक्ति को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना। हरियाणा की धरती पर हम सब एक्शन लेंगे, लेकिन पंजाब की धरती पर एक्शन लेना हमारा काम है नहीं। हाँ, पंजाब की घटनाओं पर पूरा ध्यान केंद्र सरकार का भी है। पंजाब की सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इस विषय में मैं टिप्पणी इसलिए करूंगा नहीं। आप टिप्पणी मत कीजिए, लेकिन क्या है ना खट्टर साहब, दोनों का कैपिटल एक है, चंडीगढ़ कॉमन सिटी है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, पोरस बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब के बीच, कई जगह पोरस बॉर्डर है, वहां से आदमी कुछ करके आता है, यहाँ आ जाता है। वहां जो होता है उसका एक डायरेक्ट रिलीजियस असर भी यहाँ पे है, आप समझ रहे हैं। आपने खुद शहर का नाम बताया, मैं तो भूल गया था। तो क्या है खट्टर साहब, जो वहां हो रहा है, अमृतपाल सिंह इज ए वेरी नेगेटिव फिनोमिनन काय के तौर पे एक वो मतलब वो हो रहा है, मतलब उजागर हो रहा है। और ऐसा नहीं अचानक, अच्छा खासा विदेश में पढ़ता हुआ लड़का था, अचानक इंडिया आया और अचानक ये सब शुरू हो गया। एंटी इंडिया सेंटिमेंट इस कदर कि छोटे छोटे हरियाणा में मैं बता रहा हूँ 8 से 10 जगह पिछले 1.5 से 2 महीने में छोटी छोटी सभाएं हुई हैं, छोटी सभाएं। आपके पास आपके आईबी ने रिपोर्ट किया होगा, मित्तल साहब ने आपको बताया होगा, टोटल पता मुझे, टोटल सब आपके पास रिपोर्ट आती है, डेली आती है, टोटल पता। मेरे को पता है, अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं तो आपको पता है। तो ये हो रहा है और ये प्रेसिपिटेट करने लगा है। तो आप ये बोलेंगे कि क्योंकि पड़ोस का राज्य, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं, आम आदमी पार्टी है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, राजनीतिक फाइट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, लेकिन कैसे चलेगा? फाइट नहीं है, मैंने कहा चिंताजनक विषय है और उनको तुरंत इसको काबू करना चाहिए, पर कर नहीं रहे ना। नहीं, अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस पर भी मैं इसलिए क्योंकि हम तो उसको डे टू डे नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो अगर उसके खिलाफ हरियाणा में केस होगा तो आप एक्ट करेंगे? है ना, बिल्कुल करेंगे ना, स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन, स्ट्रिक्टली लॉ एंड ऑर्डर, कड़े से कड़ा स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखना ही हमारा काम है। हरियाणा में कोई घटना होगी तुम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियां कैसे अलाउ हो सकती है? मैं तो कह रहा हूं, आपको लगता है कोई भी इसमें मुझे लगता है कि क्योंकि मुख्य रूप से केंद्र सरकार को जरूर इसकी जानकारी है भी, होगी भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, और वो जरूर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आईबी है, स्टेट की सीआईडीज होती हैं, वहाँ की आईबी है, वहाँ की बाकी सारी चीज़ें भी हैं। मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि अब देश में उस प्रकार की स्थिति किसी प्रदेश में नहीं होगी जो 80s में 90s में पंजाब और जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। और अगर जम्मू कश्मीर में एक चुटकी से प्रधानमंत्री जी व्यवस्थाओं को ठीक करा सकते हैं, 370 खत्म हो सकती है, इतने बड़े बड़े इश्यूज, राम जन्मभूमि का विषय यूं हो सकता है जैसे इतने बड़े बड़े इश्यूज को प्रधानमंत्री जी या हमारे गृह मंत्री जी या देश की जो सब ऐसी जो एजेंसीज, ताकतें सब मिलकर के उनको ठीक करने में लगी हैं। पंजाब में कोई उस सीमा से आगे बढ़ जाएगा विषय, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ,
सावधान रहना जरूरी है। पंजाब सरकार अगर उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ेगी तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हाँ केंद्र सरकार सहयोग करेगी, और पंजाब सरकार अगर उसके विपरीत चल पड़ेगी तो केंद्र सरकार एक्शन लेने में भी हिचकिचाना बिल्कुल नहीं चाहिए। आखिर तो कुल मिलाकर के प्रदेश में देश विरोधी बातें हो रही हैं। मेरे को पता है समय समाप्त हो रहा है। एक आखिरी सवाल ये कि अब 24 के इलेक्शन से पहले एक जो सवाल ये था कि ये जो किसान आंदोलन है ना, ये तो अभी तो शांत हो गया, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं हम देखते रहते हैं कुछ कुछ होता रहता है। आपको लगता है कि आपने और केंद्र सरकार ने इसको हैंडल कर लिया है कि 24 से पहले फिर विपक्ष पीछे से आके इसको उठाने की कोशिश कर सकते? देखिए, विपक्ष करता है, करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पर आप इसको टैकल कर पाएंगे कि नहीं? कर रहे हैं और करेंगे भी। पिछली बार तो नहीं हो पाया था खट्टर साहब, आउट ऑफ बाउंड हो गया था। नहीं, वो देखिए वो विषय दूसरा था, और उसमें क्या है कि एक जो कानून बनाए गए उसमें बहकावे में जो किसान आ गए, उन्होंने ना तो वो अध्ययन करने लायक था उनमें से कोई कि हाँ ये कानून का क्या असर होने वाला है, बल्कि आज जब कानून सब लागू नहीं हुए तो एक आध जगह पर किसान अब समझने लग गए कि ये किसान कानून तो बड़े बड़े फायदे के थे। लेकिन चूंकि ये जो यूनियनिज्म होता है ना, ये यूनियनिज्म में जो इसके मेंबर होते हैं, जो प्रभावित होते हैं, वो सब चीज़ों को सोच के नहीं करते हैं। वो तो ये ना कि हमारे नेता ने कह दिया, अब नेता ने कह दिया तो इसके पीछे चलो। अब ये एक है पर्सनैलिटी कल्ट समाज में बना हुआ है, आइडोलिज्म जिसको। बट आप इसको हैंडल कर पाएंगे 24 से पहले? हमने किए हैं, सारी चीज़ें की हैं हमने, अभी भी करेंगे। आखिर इतने बड़े बड़े पिछली बार के 3 बड़े बड़े मुद्दे वो हमने कर लिए। राम रहीम हमने कर लिया, रामपाल हमने कर लिया, जाट आरक्षण हमने कर लिया। हाँ, राम रहीम रामपाल दोनों। और जाट आरक्षण वही 2016 का था पिछला, वो कोई कम नहीं था। नहीं, उसमें तो विपक्ष से ज्यादा आपको आपकी अपनी पार्टी के अंदर से ज्यादा दिक्कत थी। मैं कह रहा हूँ जब हमने वो टैकल किए हैं, आज भी चाहे वो कोविड हमने टैकल कर लिया, वो इसी बार का था। ये ठीक है, कोविड का प्रभाव दूसरे टाइप का था, लेकिन टैकल कर लिया। कास्ट बेस्ड सेंसस पे मनोहर लाल खट्टर क्या कहते हैं? यूसीसी पे तो क्लियर है, कास्ट बेस्ड सेंसस पे आपका क्या है? बड़ा डेलिकेट है ये विषय, डेलिकेट है। लेकिन चूंकि कुछ वर्गों के कास्ट सेंसस हुए हैं, कास्ट सेंसस माने कैटेगरी का सेंसस, एससी कौन है, बीसी कौन है, बीसी ए कौन है, बीसी बी कौन है, लेकिन उन सब में भी जातियों का उल्लेख किया हुआ है कि इन जातियों के लोग हैं, इसलिए वो कैटेगरी बेस्ड हुए। और उसी में से कैटेगरी बेस्ड जितनी कैटेगरियां निकल गई, बाकी जो जनरल कैटेगरी बनती है ऑटोमेटिकली उसमें आ ही जाता है। लेकिन आगे कास्ट बेस्ड करने के पीछे हेतु क्या है, ये जरूर हमको समझना होगा। कुछ लोग इस पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम कास्ट को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहते हैं। 3 C's को एलिमिनेट करने के लिए हमने अपना बेड़ा उठाया हुआ है। करप्शन, कास्ट बेस्ड सिस्टम एंड क्राइम, करप्शन, क्राइम एंड कास्ट। हाँ, और इन तीनों की जनक भी एक सी है, दैट इज कांग्रेस। तो 4C हो गया? नहीं, वो तो इन तीनों को ठीक करना है, उसको समाप्त करना है। वो साउथी की ओर हो ही गया लगभग सारे देश में। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो अब हो ही गया है। लेकिन मैं कम से कम इतनी बात जरूर सोचता हूँ, एकदम मुक्त नहीं, विपक्ष में जितनी जरूरत है उतनी तो रहना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए वही है। सशक्त विपक्ष तो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ विपक्ष में जितनी जरूरत है उतनी होना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी में ये भी कई बार गड़बड़ होती है। तो इतनी कांग्रेस बचेगी, जगह जगह बचती है, ऐसा नहीं कि नहीं बचती है। आगे चीजों को ठीक करने के लिए हमने 5S इस पर कंसंट्रेट किया हुआ। C से S पे। S बताइए। S माने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन। और इन 5 चीजों को करने के लिए अगेन वी नीड अस। और वो क्या? सुशासन। और वो आपको पूरा भरोसा है कि आप दे रहे हैं? कर रहे हैं। हम गीता के उपासक हैं। डिजिटलाइजेशन से ये सब होगा, और जब मैं डिजिटल का ध्यान करता हूं तो मैं दोनों चीजों को मिलाता हूं। डिजिटल, DIGITAL, DI को इधर से हटाया, L को उधर से हटाया, दोनों को मिला दिया, ऊपर रख दिया, तो बन गया दिल। दिल में नीचे आता है GITA, दिल में गीता। इट्स एन अप्रोच। और इस सब से आपको लगता है कि आप दोबारा विजयी हो पाएंगे? लोगों को आप मतलब इम्पैक्ट डाल पाए हैं अपनी पॉलिसी से? लोग हमको जिताएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लोग आपको जिताएंगे। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। इनके 3 C's और 5S को मत भूलिएगा। 3 C's एंड 5S, और 3 C's के ऊपर एक चौथा ऐसा जो आप कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है उन 3 C's की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। धन्यवाद। थैंक यू।